जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है। बिहारी लाल पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन बनता है कि बिहारी लाल किस काल के कवि हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि बिहारी लाल किस काल के कवि हैं और उस काल की समय सीमा क्या है। ठीक है, तो चलिए समय को ज्यादा ना लेते हुए आज हम अपनी क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं। बिहारी लाल की बात करी जाए कि बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। बिहारी लाल के जन्म की बात करी जाए तो इनका जो जन्म है वो 1595 ईस्वी में बसुआ ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे? 1595 बसुआ ग्वालियर में हुआ था। निधन की बात करी जाए तो निधन इनका 1663 ईस्वी में हुआ था। और इनके जन्म पे और मृत्यु पे और इनके जीवन काल पर एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य नजर आता है। कहा गया है कि जन्म ग्वालियर जानिए खन बुंदेले बाल, अरुणाई तरुणाई सुखद मथुरा बसे ससुराल। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद खंड बुंदेले बाल, इनके बाल्यावस्था जो है बुंदेलखंड में व्यतीत हुई। तरुणाई आई सुखद, जब इनकी तरुण अवस्था आई तो ये मथुरा चले गए और इनका ससुराल जो है मथुरा में भी था। इससे प्रतीत होता है कि मथुरा बसे ससुराल। ठीक है, इनके पिताजी की बात करी जाए तो इनके पिताजी का नाम था केशवदास और बिहारी जो थे वो निम्बाक संप्रदाय से दीक्षित थे। निम्बाक संप्रदाय की बात करी जाए जिसमें राधा और कृष्ण दोनों लोगों की वंदना की जाती है और इसमें राधा जी को उच्च स्थान दिया गया है। गुरु की बात इनके करी जाए तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था नर हरिदास। क्या नाम था इनके गुरु का? नर हरिदास। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे देखते हैं कि बिहारी लाल जो थे वो आरंभ में शाहजहां के आश्रित कवि थे। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि पहले के जो कवि हुआ करते थे वो आश्रित कवि हुआ करते थे, राज दरबारी कवि हुआ करते थे। राजा महाराजा की यहाँ रहकर उनका गुणगान करते थे और अपना भरण पोषण करते थे। इसके बाद देखा जाए 1645 में एक घटना घटती है। तो बिहारी लाल को बिहारी लाल होने के पीछे का एक कारण है कि बिहारी लाल हुए कैसे, इस पे देख लिया जाए तो एक घटना ये घटती है कि जो जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह थे, वो क्या होता है कि एक 16 वर्ष की नौड़ा स्त्री से विवाह कर लेते हैं और उसके प्रेम में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने राजकार्य को पूरा भूल जाते हैं। अपने राजकाज को पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके राज में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, बिल्कुल अपना राजपाट छोड़ देते हैं और केवल उस स्त्री के प्रेम में इतने विलीन हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो बिहारी लाल जी ये देखते हैं कि उनका जो जयपुर के राजा थे वो एकदम अपने राजकाज को छोड़ दिए हैं। तो क्या करते हैं कि जब बिहारी लाल शाहजहां के यहाँ से वापस आते हैं इस राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में, तो उनको एक पत्र लिख के भेजते हैं और पत्र में लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बधो आगे कौन हवाल। तो जब राजा को बिहारी लाल जी यह लिखकर भेंट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि राजा जयसिंह की जो आंख की पट्टी थी वो क्या होती है, खुल जाती है और उसके बाद इसी पत्र से जो है राजा जयसिंह के अंदर परिवर्तन आता है और वो क्या करते हैं, पुनः अपने राजपाट में लग जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि जो राजा जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह, उनकी राम सिंह की शिक्षा दीक्षा का पूरा श्रेय जो है वो किसे दे देते हैं? वो बिहारी जी को सौंप देते हैं। इसके बाद बिहारी जी वहां पर रहने लगते हैं। बिहारी जी राज दरबारी कब हो जाते हैं? उसके बाद क्या होता है कि जो राजा जयसिंह थे बिहारी जी के प्रत्येक रचनाएं पर उन्हें एक असरफी देते हैं। क्या करते हैं कि प्रत्येक रचनाओं पे उनको एक असरफी यानी एक जागीरें प्रदान करते हैं। इतनी बात हो गई। अब बिहारी जी की एक रचना है, मात्र एक रचना है जिसकी बात कर ली जाए, बिहारी सप्ताई। बिहारी सप्ताई देखा जाए कि ये 1662 ईस्वी में पूर्ण होती है और ये पूर्ण इसलिए होती है कि जो उनके पुत्र थे उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए ही ये बिहारी सप्ताई की रचना करी जाती है। और देखा जाए तो बिहारी सप्ताई में 700 पद हैं जो आपके दोहा छंद सवैया कुछ भी है। अब बात करी जाए कि छंदों की संख्या, आपके जो डॉक्टर नागेंद्र है इनके अनुसार अगर देखा जाए कि बिहारी सप्ताई में जो छंद है उस छंद की संख्या क्या है, तो उस छंद की संख्या को अगर देखा जाए तो बिहारी के सप्ताई की संख्या इन्होंने ये कहते हैं कि 719 जो है इसमें छंद है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कितने? 719 छंद है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बिहारी लाल पे देखा जाए कि अभी हमने थोड़ा सा पहले बात करी थी कि बिहारी लाल निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय की बात करी जाए जिसमें राधा और कृष्ण दोनों जी की स्तुति की जाती है और राधा जी को उसमें उच्च स्थान दिया जाता है, ठीक है। तो मंगल चरण में देखा जाए तो राधा बिहारी लाल जो थे वो राधा की स्तुति करते हैं, ठीक है। और इस पर एक उनका दोहा भी है, प्रथम दोहा जो कि श्लेष अलंकार यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी देखा जाए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर शोय जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होय, यानी कि उनका जो प्रथम दोहा है वो भी राधा जी को समर्पित है। वो कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई पर श्याम हरित तुति होय। ये बिहारी लाल की जो है प्रथम दोहा है जो कि श्लेष अलंकार में, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका, ठीक है। अब बात करी जाए इनके टीकाओं पर। टीका का अर्थ होता है, टीका की बात करी जाए कि टीका क्या होता है। टीका का मतलब होता है कि विश्लेषण, यानी कि जो उनकी रचनाएं हैं उसकी विशेषता उसके विश्लेषण को यानी व्याख्या कर गई है। बाबू जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा एक कृति है बिहारी टीका पर, बिहारी रत्नाकर, जिसमें कुल 713 दोहे, कितने हैं कुल 713 दोहे वर्णित है, ठीक है। अच्छा, बिहारी सप्ताही की जो रचना हुई थी, हमने भी पिछले में बात किया कि बिहारी सप्ताही की रचना क्यों हुई। तो जो राजा जयसिंह थे उनके पुत्र जो राम सिंह थे उनको शिक्षा देने के लिए ही बिहारी सप्ताही की रचना करी गई थी। अब बात करी जाए बिहारी सप्ताही की जो भाषा है वो कौन सी है। बिहारी सप्ताही की भाषा की बात करी जाए तो ये ब्रज भाषा में और छंद है, क्या कि दोहा ब्रज भाषा में और छंद दोहा है, ठीक है। बिहारी सप्ताही में कुल 54 टीकाएं प्राप्त हैं, यानी कि 54 टीकाएं बिहारी सप्ताही के प्राप्त है। ये किसके अनुसार है, ये डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार है कि बिहारी सप्ताही में टोटल आपके 54 टीकाएं प्राप्त है। अच्छा, देखा जाए कि रामचरितमानस के बाद अगर किसी में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है तो वो बिहारी सप्ताही पर लिखी गई है। किस पे, बिहारी सप्ताही पे। बिहारी जी की बात करी जाए उनकी एक ही रचना है बिहारी सप्ताही, लेकिन बिहारी जी एक ही उस रचना के माध्यम से गागर में सागर भरने का बात कर रहे हैं, गागर में सागर भरने का काम किए हैं। एक छोटी रचनाओं के माध्यम से वो एक उनकी छोटी रचनाओं में एक बड़ी कहानी उजागर किया थी। कहा जाता है कि सप्तैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी कि बिहारी दास की भले ही वो रचनाएं छोटी हैं लेकिन उस रचना में अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी एक कहानी वर्णित है। उस रचना के माध्यम से एक पूरी घटना को वर्णित कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं बिहारी जी की कुछ प्रमुख टीकाएं हैं। बिहारी जी की पहली जो टीका है, उनके दत्तक पुत्र जो थे, यानी कि वो दत्तक पुत्र गोद लिए हुए पुत्र थे, उनके शिष्य वो शिष्य भी थे। वो कौन थे, कवि कृष्ण थे। वो सवैया और छंदों कवित्व छंदों में लिखते हैं। उनका प्रथम टीका होता है बिहारी सप्ताही पर, ठीक है। लल्लू लाल जी की बात करी जाए तो लल्लू लाल जो आपके हैं, लल्लू लाल आपके, एक सेकेंड, लल्लू लाल जो थे, लल्लू लाल आपके बिहारी सप्ताही पर एक टीका लिखते हैं जिनका नाम है लाल चंद्रिका। क्या, लाल चंद्रिका। और वो लाल चंद्रिका जो है वो किस में है, छवैया छंद में है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस छंद में है और किस टीका को किसने लिखा हुआ। अंबिका व्यास दत्त ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि लल्लू लाल जी ने बिहारी सप्ताही पर कौन सा टीका लिखा। जैसे आप बता दिए लाल चंद्रिका, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वो सवैया छंद में है या किस छंद में है। तो बात करी जाए अंबिका दत्त व्यास जी की, तो अंबिका दत्त व्यास जी ने भी रोला छंद में बिहारी लाल पे एक बिहारी सप्ताही पर एक टीका लिखा हुआ है जिसका नाम है, उन्होंने रखा है बिहारी बिहार। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बिहारी बिहार। बिहारी सप्ताही पर ही बिहारी की टीका लिखी जा रही है, तो देख रहे हैं एक तरफ बिहारी बिहार, यानी कि बिहारी पर ही क्या है, टीका लिखी जा रही है, ठीक है। अच्छा, लल्लू लाल के जो याद करने का बहुत ही आसान तरीका, लल्लू लाल चंद्रिका, लल्लू लाल चंद्रिका। तो कुछ ऐसे कॉमन से वर्ड मिल रहे हैं, उनके माध्यम से हम जो है याद कर सकते हैं। अब बात करी जाए, अच्छा, पठान सुल्तान। अच्छा, एक चीज देखा जाए कि बिहारी लाल की एक ही कविता, एक ही रचना प्रतीत होती है, एक ही रचना मिलती है बिहारी सप्ताही के नाम से। लेकिन बिहारी सप्ताही केवल आपके देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। आप देखिए पठान सुल्तान ने भी बिहारी के दोहे और कुंडलियां लिखी। परमानंद ने श्रृंगार सप्तपी नाम से, क्या, परमानंद जी आपके परमानंद जो है वो श्रृंगार सप्तपी यानी कि सप्तशती नाम से जो क्या करते हैं, संस्कृत में लिखते हैं। केवल हिंदी पर ही नहीं, आप बिहारी सप्ताही का जो
मिलता है प्रमाण बिहारी सतसई में जो अपनी छाप छोड़ी है केवल हिंदी भाषा, ब्रज भाषा या ऐसे ही केवल भाषाओं में नहीं, वो अनेक भाषाओं में, जैसे संस्कृत में किन्होंने पूछा जाता है कि संस्कृत में बिहारी सप्तशती नाम से किसने लिखा, तो परमानंद दास ने। ठीक है, अच्छा परमानंद दास जी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से, किससे, गुलदस्त बिहारी नाम से लिखते हैं। और ये देखिए अभी बात कर रहे थे कि भाषाओं की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर देखिए उर्दू आ गई, उर्दू में बिहारी सतसई नाम से क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। कौन, आपके मुंशी देवी प्रसाद, इनको एक शॉर्ट नाम से अगर देखें तो प्रीतम दास जी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से सवैया छंद में लिखी कि जो सबसे क्या है, ये सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हो गई। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगी सतसई नाम से, अब देखिए भाषा की बात करी जाए, यहाँ फारसी भाषा में कौन लिख देता है, फारसी भाषा में आपके आनंदी लाल शर्मा लिख देते हैं। तो केवल एक ही ब्रज भाषा ही नहीं, केवल संस्कृत भाषा ही नहीं, केवल संस्कृत भाषा ही नहीं, इनकी छाप जो है, इनकी कविताओं की छाप अनेक भाषाओं में आप देख लीजिए। आप फारसी भाषा में, केवल हिंदी भाषा ही नहीं, हमारे देश की भाषा में ही नहीं, बल्कि आपके फारसी भाषा में भी इनके बिहारी सतसई की जो है क्या टीकाएं लिखी जा रही थी, इनकी रचनाएं, इनकी रचना को व्याख्या करी जा रही थी। अब बिहारी जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य की बात कर ली जाए तो बिहारी लाल जो है, आपको पता ही है कि बिहारी लाल रीति सिद्ध परंपरा में आते हैं। तो बिहारी लाल किस में आते हैं, रीति सिद्ध परंपरा के कवि में आते हैं। लेकिन रीति सिद्धि परंपरा कभी आते हैं तो आपके डॉक्टर नागेंद्र ये कहते हैं कि रीति सिद्ध परंपरा में ना आकर ये रीतिबद्ध में इनको स्थान दे दिया जाता है। किसमें, रीतिबद्ध में भी इनको स्थान दे देते हैं। कौन दे देते हैं स्थान, डॉक्टर नागेंद्र। अगर पूछा जाए आपको कि आपसे पूछा जाए कि बिहारी जी को रीति सिद्ध परंपरा का भी ना मानकर रीतिबद्ध परंपरा में किसने स्थान दिया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कौन, डॉक्टर नागेंद्र जी। हमारे एक महान ऐसे वक्ता है, महान विद्वान है, महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपके बिहारी लाल को स्थान दिया है किसमें, रीतिबद्ध कविता में, जबकि ये रीतिबद्ध परंपरा में, जबकि आते हैं आपके रीति सिद्ध परंपरा में। ठीक है, शुक्ल जी ने इन्हें समस्त रीति काल का प्रतिनिधि कवि माना है। अब बात कर ली जाए कुछ उपनाम की, तो शुक्ल जी आपके रीति काल के इन्हें प्रतिनिधि कवि मानते हैं। किसे, आपके बिहारी लाल जी को। ठीक है, बिहारी लाल अंबर की बात नहीं हम कर रहे हैं, बिहारी लाल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिहारी लाल अंबर नहीं, बिहारी लाल। ठीक है, अब बात करें आगे। ठीक है, अब देखा जाए तो लाल भगवान दीन ने बिहारी को सूर, तुलसी व केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। क्या कहा है, सूर, तुलसी और केशव के बाद कहा गया कि सूर तुलसी शशि उडवन केशव दास, यानी कि सूर, तुलसी और केशव दास जी है क्या, हिंदी साहित्य के रत्न है। तीन रत्न हो गए आपके, सूर, तुलसी और केशव। और चौथा रत्न अगर किसी को स्थान दिया जाता है चौथे रत्न में, तो वो लाल भगवान दीन है, जो लाला भगवान दीन आपको किसको स्थान देते हैं, वो बिहारी लाल जी को स्थान देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहारी का काव्य ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। जो बिहारी का काव्य है, पूछा जाए कि बिहारी का काव्य किस संप्रदाय के निकट माना जाता है। ठीक है, तो जो बिहारी का आपके काव्य है, आपके बिहारी के काव्य को ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। किसके, ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए, इतनी बात हो गई। बिहारी संयोग श्रृंगार रस के हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कहा गया है कि संयोग, यानी कि बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के, वे किस, संयोग श्रृंगार रस के हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, बिहारी दोहों के बादशाह है। उपनाम की बात करी जाए कि सभी कवियों के लगभग कुछ कवि ने उपनाम दिए हैं, तो आपके जो बिहारी लाल है, बिहारी लाल जी को हिंदी दोहों के बादशाह के रूप में इन्हें किसने जाना, बालदेव यानी बलदेव उपाध्याय। ये नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनको किसने नाम दिया है, बलदेव उपाध्याय ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, किसने, बलदेव उपाध्याय। ठीक है, चलिए, बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। बात करी जाए शक्कर की रोटी बिहारी सतसई को किसने कहा है, तो डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने।
किसने कहा है? डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सच्चाई को शक्कर की रोटी कहा, यानी कि चीनी की रोटी कहा। किसने? पंडित यानी डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। क्या? बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। एक कहते कौन है? ये आपके कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। कौन कहते हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि की बात करी जाए तो आपके हजारी प्रसाद यानी एचपीडी ने कहा है कि रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। बिहारी की कविताओं में श्रृंगारिक है किंतु प्रेम की उच्च भूमि नहीं पहुंचती है। शुक्ल जी ये कहते हैं कि बिहारी जो है भले ही श्रृंगारी कवि है लेकिन जो प्रेम की उच्च भूमि है वहां तक वो नहीं पहुंची है। बिहारी सच्चाई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिकाएं थोड़ी देर में खिल उठती है। शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी सच्चाई की जो कविताएं हैं, बिहारी सच्चाई ने जो उसमें रस के छींटे हैं, बिहारी सच्चाई भले ही वो छोटी रचना है लेकिन उसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिकाएं थोड़ी देर के लिए खिल उठती हैं। मन में ऐसा भाव जागृत हो जाता है कि उनकी एक छोटी रचना के माध्यम से पूरे की पूरी एक कहानी का वर्णन कर दिया जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी सच्चाई रस के एक ऐसे छींटे पड़ते हैं कि उनके हृदय में यानी किसी के भी हृदय में जो है हृदय कलिका में थोड़ी देर के लिए क्या होती है? खिल उठती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी देखिए, यदि सूर तुलसी शशि उडगल केशव दास, यानी कि सूर तुलसी उडगल केशव दास, यदि सूरदास तुलसीदास और केशवदास है तो बिहारी लाल जो क्या है? पीयूष वर्षी मेघ है, पीयूष वर्षी बादल है, यानी अमृत समान वर्षा करते हैं। यदि जो तीन रत्न आपके हैं सूरदास, तुलसीदास, उडगल यानी केशवदास जी हैं, उनके बाद अगर किसी को स्थान दिया जाता है तो बिहारी लाल को दिया जाता है। और बिहारी लाल यानी पीयूष यानी कि अमृत की बात करी जा रही, अमृत वर्षी मेघ यानी अमृत रूपी बादल की वर्षा करते हैं। कौन ये कहता है? राधा चरण गोस्वामी जी ये कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आगे। देखिए, बिहारी लाल को हमने अभी बात करी थी कि बिहारी लाल केवल अपने ही परिवेश में नहीं, वो जो है विदेशों में भी उनकी छाप थी। वो केवल हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, अब यूरोपियन साहित्य में देखा जाए तो बिहारी को भारत का थॉमसन कहा जाता है। क्या? थॉमसन कहा जाता है। और बिहारी समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सच्चाई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि समस्त यूरोप में बिहारी सच्चाई के समकक्ष कोई अन्य रचना नहीं है। ठीक है, अच्छा, शुक्ल जी ये कहते हैं कि बिहारी के काम में श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि बिहारी की कविताएं में त्रिवेणी प्रवाहित होती है। बिहारी की कविताओं में त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और वो त्रिवेणी कौन सी है? श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी की कविताओं में स्वयं त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और वो त्रिवेणी क्या है? श्रृंगार, नीति और भक्ति है। चलिए इतनी बात होगी, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बात करी जाए, बिहारी की कल्पना संहार शक्ति, भाषा संहार शक्ति, श्रृंगार, भक्ति, नीति की त्रिवेणी एवं बिहारी की बहुज्ञता की दृष्टि से बिहारी सच्चाई एक कालजयी कृति है। ठीक है, इतनी बात हो गई। बिहारी मूलतः एक श्रृंगारी कवि है। अंततः बिहारी सच्चाई में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया जाता है। क्या कहा गया है? कहा जाता है बिहारी मूलतः एक श्रृंगारी कवि हैं और इनके इस सच्चाई में श्रृंगार के जो दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का सजीव और सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, किसमें? बिहारी की कविताओं में। इतनी बात हो गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए तो देखा जाए भाव एवं प्रसंग के अनुरूप अलंकार, शब्द शक्ति का प्रयोग, चित्रात्मकता, नाद, सौंदर्य, लोकोक्ति एवं मुहावरा का सटीक प्रयोग। जो आपकी बिहारी सच्चाई है, बिहारी सच्चाई की जो रचनाएं हैं उसमें आपके अलंकार, शब्द शक्ति, चित्रात्मक, सौंदर्य और लोकोक्ति तथा मुहावरों का क्या सटीक प्रयोग किया गया है।
कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। यानी कि कहा जाता है कि जो बिहारी लाल की कविताएं हैं वो आपको देखने में भले ही छोटी लगती हैं, भले ही मात्र उनकी एक रचनाएं हैं जिसमें 700 प्लस दोहे हैं, लेकिन वो जो दोहे हैं अगर उसमें जो दोहे की रचनाएं करी गई हैं वो दोहे को अगर पढ़ा जाए तो पूरी एक कविता, एक कहानी, एक पूरे के पूरे घटना का वर्णन एक छोटी सी कविता के माध्यम से कर दिया जाता है। ये किसी और में अगर ये संपन्नता थी, ये किसी और में गुण था तो ये बिहारी लाल में था, इसीलिए बिहारी लाल को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ कवि। चौथा, अगर बिहारी लाल को देखा जाए तो सूर सूर तुलसी सठी, यानी कि 4 रत्नों में से जो 3 रत्न आपके हैं सूर, तुलसी और केशवदास के बाद चौथे रत्न की बात करी जाए तो बिहारी लाल को चौथा रत्न कहा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहारी लाल को चौथा रत्न किसने कहा है। अभी हमने इस पे बात करी थी। तो बिहारी लाल जो है सप्तई, बिहारी सप्तई जो है वो गागर में सागर भरने का काम करती है। तो इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी कि बिहारी लाल क्या थे, इनकी रचनाएं क्या थी, इनके उपनाम क्या थे, इनको क्या क्या किसने कहा, किस नाम से क्या इनको पुकारते थे, इनकी भाषा क्या थी, बिहारी सप्तई पर कितनी टीकाएं लिखी गई। टीकाओं की बात करी जाए तो व्याख्या से संबंध है उसका, तो कितनी टीकाएं लिखी गई, 54 टीकाओं की बात हुई है बिहारी लाल पे। तो आप सब इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था अच्छे से, तो अगर कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो आप सब क्षमा करिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। आप सब जितना पढ़ाया गया हुआ है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कहीं भी अगर आप सबको इस क्लास में कोई भी समस्या मिल रही हो, समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप सबके उस समस्याओं को सुलझाने का बहुत ही सटीक प्रयास किया जाएगा और जल्द से जल्द आप सभी की समस्याओं का उत्तर दिया जाएगा। जल्द ही हम डिजिटली तौर पे आने वाले हैं, तो आप सब बस अपना सहयोग बनाए रखिएगा। बिहारी जी पे हमने विस्तृत चर्चा की है। तो चलिए, अगर हमारी क्लास आप सबको पसंद आई हो तो हमारी क्लास को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिससे उनको भी मदद मिल सके। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भी साथी होंगे, जो भी हमारी कक्षाएं देख रहे होंगे, सेकेंड ईयर के सिलेबस में सारे पाठ्यक्रम लगे हुए हैं, तो आप सब अपने उन साथियों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के सिलेबस में बहुत ही अच्छी टॉपिक लगी हुई है और यहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो आप सब इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंठस्थ करिएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अंत में आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगर इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए या आप अपना सुझाव भी दीजिएगा कि हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकें, जैसे कि इसमें क्या और चीजें ऐड करेंगी, आपकी क्लासेस और बेहतरीन हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताइए, और क्या टॉपिक हम लेके आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन सभी टॉपिकों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी समस्या होगी तो हम तक जरूर साझा करिएगा। आपका छोटा भाई हूँ, अपने छोटे भाई तक साझा करने का जरूर प्रयास करिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।